नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी को डी पर मिलने वाली विषम भुजा की मतलब ऑड साइड की माध्यिका यानी कि मीडियन डीपी एंगल एडीबी का कोण द्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर है और पीक्यू एसी के क्यू पर मिलने वाली बीसी के समानांतर पैरेलल खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है। तो एंगल पीडीक्यू बराबर क्या होगा? 130, 90, 180 एंड 45। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें भी ये ट्रायंगल एबीसी खींचना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ पर त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी खींचना है, ड्रॉ करना है। अब आगे इसमें बोला है कि कहा है कि एडी एडी देखो ये एडी 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 देखो ये एडी एडी बीसी को डी पर मिलने वाली विषम भुजा की मतलब बीसी के माध्यिका है, मीडियन है। फिर से देखो यहाँ पर दिया है कि ये एडी यानी एडी बीसी को डी पर मिलने वाली विषम भुजा यानी ऑड साइड का माध्यिका यानी कि मीडियन है। मतलब ये बीसी को यहाँ पर विषम कहा है, ऑड कहा है, मतलब ये किसी के इक्वल नहीं है। ये बीसी साइड किसी के बराबर नहीं है, किसी के इक्वल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन बराबर है। ये ए बी एंड ए सी बराबर है, ए बी एंड ए सी बराबर है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, मतलब इसमें दो साइड भुजा बराबर है, दो साइड टू भुजा इक्वल है। समद्विबाहु का मतलब दो साइड बराबर होना होता है, तो ये दो साइड बराबर हो गया। क्यों देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि बीसी विषम है यानी ऑड है, मतलब ये किसी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों जो बाकी की बची हुई है, ये जो रिमेन्स साइड है वो ही इक्वल है, वो ही बराबर है। ये रिमेन्स साइड ए बी एंड ए सी बराबर है, इक्वल है। तो ऐसा हुआ। अब आगे दिया है कि डीपी डीपी देखो डीपी 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 देखो डीपी 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 एंगल एडीबी का एडीबी का चाहे कहे बीडीए का, आप एडीबी कह सकते हो या फिर बीडीए भी कह सकते हो। इसका ये डीपी जो है कोण द्विभाजक है यानी एंगल बाइसेक्टर। देखो यहाँ पर ये जो डीपी लाइन है, तो ये डीपी लाइन ये एंगल एडीबी का यानी ये डी एंगल का, ये डी एंगल का, ये डी एंगल का कोण अर्थक ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल, मतलब जितना एंगल PDA होगा उतना ही एंगल PDB होगा। ये दोनों टुकड़ा बराबर होगा, ऐसा दिया है। और आगे दूसरा दिया है कि एस PQ AC के क्यू पर मिलने वाली BC के समानांतर रेखा। देखो यहाँ पर P यहाँ पर है, देखो ऐसा हमने लाइन खींचा और यहाँ पर हमने नाम क्यों दिया। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये PQ
ये पी क्यू एसी के क्यू पर मिलने वाली बीसी के समानांतर है, मतलब पी क्यू एंड बीसी समानांतर है, पैरेलल है। फिर से देखो यहाँ पर ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू एसी के क्यू पर मिलने वाली बीसी के समानांतर यानी पैरेलल लाइन है, मतलब पी क्यू एंड बीसी पैरेलल है, समानांतर, ये दोनों लाइन समानांतर, ये पैरेलल है, ऐसा दिया है। और आगे बोला है कि एंगल पी डी क्यू, मतलब यहाँ पर डी एंड क्यू को ज्वाइंट करना है। देखो ये डी एंड क्यू को ज्वाइंट करना है, यहाँ पर एंगल पी डी क्यू, पी डी क्यू चाहे कहो क्यू डी पी, ये पूरा एंगल हमें निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है। एंगल पी डी क्यू चाहे कहो क्यू डी पी, ये पूरा एंगल, अंदर वाला एंगल पी डी क्यू यानी ये एंगल, ये दो टुकड़ों का योग हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर ही यार सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एडी क्या है, एडी यहाँ पर माध्यिका है, मीडियन है, तो माध्यिका का काम सामने वाली साइड को यानी ऑपोजिट साइड पर बराबर टुकड़ों में बांटना होता है, मतलब जितना बीडी होगा उतना ही बीसी होगा, जितना बीडी होगा उतना ही बीसी होगा। अब यहाँ पर देखो ये दो साइड बराबर है और ये जो लाइन है, ये लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एंगल 90 का, ये एंगल 90 का होगा, 90 का ही होगा, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखो ये दो साइड बराबर है और ये लाइन ये थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करे, समद्विभाजित करे, तो ऐसा कब होगा, तो जब यहाँ पर लंब बनेगा तब, परपेंडिकुलर बनेगा तब, मतलब ये लाइन यानी ये माध्यिका ये भुजा के साथ बीसी के साथ 90 का एंगल बनाएगी, मतलब ये बाध्यिका यानी कि मीडियन लंब का भी काम करेगी यानी कि परपेंडिकुलर का भी काम करेगी, ये माध्यिका लंब का भी काम करेगी यानी परपेंडिकुलर का भी काम करेगी, मतलब 90 का एंगल बनाएगी बीसी के साथ। और दूसरे शब्दों में कहे देखो यहाँ पर हियर देखो कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो यदि दो साइड बराबर है, किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर है और हमने थर्ड साइड पर हमने लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, मतलब 90 का एंगल बना है, तो वो क्या करता है, वो थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, दो समान टुकड़ों में बांटेगा। कॉन्सेप्ट ये बोलता है देखो यदि किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर है और यहाँ से हमने थर्ड साइड के ऊपर लंब डाला है, मतलब 90 का एंगल बना है, तो ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ये थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर उल्टा था, ये बाइसेक्ट कर रहा था ये लाइन और ये दो साइड बराबर था, तो यहाँ पर 90 का ही एंगल बनेगा, 90 का ही एंगल बनेगा, ये लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, ये ऑल्टीट्यूड होगा, ये ऑल्टीट्यूड होगा। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना ये पूरा एंगल पीडी, तो देखो यहाँ पर ये पीडी क्या है, पीडी कोण द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है और ये पूरा एंगल 90 का है। देखो एंगल ए डी बी चाहे को बी डी ए, ये एंगल 90 का है, तो आधे आधे में बटेगा, 90 का आधा 45 होता है, मतलब ये एंगल 45 का होगा, 45 का, कौन सा, पी डी ए चाहे को ए डी पी, ये इतना एंगल 45 का होगा। अब यदि हमने ये एंगल निकाल दिया तो हमारा काम हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ पर ये एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल ए डी क्यू चाहे को क्यू डी ए, ये एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकले, देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले तो फर्स्ट देखो यहाँ पर ये डी क्यू यहाँ पर कोण अर्धक नहीं, इसलिए यहाँ पर 45 में बटेगा नहीं, तो यहाँ पर देखो ये
पी क्यू एंड बी सी लाइन कैसे समानांतर है पैरेलल प्रिसेक्शन। ये पी क्यू लाइन एंड बी सी लाइन पैरेलल है, समानांतर है। मतलब जो कार्य यानी वर्क यहां पर हुआ है वही कार्य यहां पर भी होगा। फिर से एक बार, ये पी क्यू एंड बी सी पैरेलल होने की वजह से जो कार्य यहाँ पर हुआ है वही का वही सेम कार्य यहीं पर यहाँ पर होगा। मतलब ये जो PQ है ये थर्ड साइड का काम करेगा। ये जो PQ साइड है, ये PQ साइड ये BC के बराबर, मतलब ये थर्ड साइड के इक्वल कार्य करेंगे। मतलब ये यहाँ पर छोटा त्रिभुज बन रहा है, APQ त्रिभुज APQ, ट्रायंगल APQ। देखो यहाँ पर इसमें ये दो साइड बराबर है, ये AP देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देखो 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 जो यहाँ पर होता है वो ही यहाँ पर होगा, वो ही यहाँ पर होगा, वो ही वो कार्य यहाँ पर ही यहाँ पर भी अल्सो होगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये होता है कि ये AP जितना होगा उतना ही AQ होगा, ये AP जितना होगा उतना ही AQ होगा, ये AP जितना होगा उतना ही AQ होगा। और यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये क्या है, ये माध्यिका हो जाएगी। देखो ये माध्यिका हो जाएगी। देखो यहाँ पर नाम सपोज हमने ई दिया, धीरे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर हम ये ट्रायंगल APQ को देख रहे हैं। देखो ये इस ट्रायंगल में ये AP बराबर AQ होगा, ये दोनों साइड बराबर होगा, ये AP एंड AQ बराबर ही होगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर नाम ई दिया, यानी ये ए क्या होगा, माध्यिका होगा, मीडियन होगा। मतलब ये ऑलरेडी है, देखो ये ऑलरेडी है, जो ये पूरा माध्यिका है, मतलब टुकड़ा भी माध्यिका है। तो ये क्या करेगा, ये PE बराबर EQ होगा, ये थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर PE बराबर EQ होगा, ये PE बराबर EQ होगा, PE बराबर EQ होगा। तो ध्यान क्या होगा, देखो ध्यान यहाँ पर ये 90 का ही एंगल बनेगा, ये PE PQ के साथ 90 का ही एंगल बनेगा। मतलब ये AE यहाँ पर लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर ये दो भुजा बराबर, ये ऑलरेडी माध्यिका है, तो ये थर्ड साइड में PQ को ये इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर PE बराबर EQ होगा, ये दो टुकड़ा बराबर होगा। और हमें पता है कि दो साइड बराबर है और थर्ड साइड इक्वली बाइसेक्ट हो रही, तो ये लाइन यानी ये माध्यिका अल्सो लंब भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। मतलब यहाँ पर 90 का ही एंगल बनेगा, ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90। सिमिलरली ये नीचे वाला एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, गोल गोल पूरी तरह 90 ही एंगल बनेगा, 90 एंगल बनेगा। दूसरे शब्दों में कहते हैं दो साइड बराबर है, किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर है और एक लाइन हमने, देखो एक लाइन हमने नहीं देखो ऐसा नहीं, दो साइड बराबर हो और थर्ड साइड पर हमने लंब डाला हो, तो ये थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट ही करता है। फिर से कर, ये दो साइड बराबर हो और थर्ड साइड पर हमने लंब डाला है तो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी उल्टा था, ये इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है, ये लंब ही होगा, यानी ये लंब ही होगा, परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर 90 का एंगल ही बना जाए। इन शॉर्ट जो यहाँ पर होगा सेम टू शेप यहाँ पर होगा, स्मॉल रेट पर यहाँ पर भी होगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर हमें निकालना ये एंगल कैसे निकले। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PED एंड दूसरा EQD, दो त्रिभुज देखो PED एंड दूसरा DEQ। ये दोनों
त्रिभुज यहाँ पर कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट होगा यानी कि सर्वांग सम होगा। ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होगा यानी कि सर्वांग सम होगा, एकरूप होगा। मतलब दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे और साइज में भी सेम होंगे। मतलब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा। संगत भुजा भी बराबर होगा एंड संगत कोण भी बराबर होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर, देखो ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट, देखो ये कॉन्ग्रेंट का चिन्ह, ये सर्वांग समता का साइन है। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, देखो सर्वांग सम, देखो यहाँ पर एस के हिसाब से होगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रेंट एस के हिसाब से होगा। एस के अकॉर्डिंग होगा, एस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब साइड एंगल साइड के हिसाब से होगा, साइड एंगल साइड के हिसाब से होगा। भुजा कोण भुजा के हिसाब से होगा, भुजा कोण भुजा के हिसाब से होगा। मतलब देखो यहाँ पर पहले देखो एस मतलब साइड यानी भुजा। देखो यहाँ पर ये पी भुजा ई क्यू भुजा बराबर, आई देखो ए मतलब एंगल मतलब कोण बराबर है। देखो यहाँ पर ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है और लास्ट में फिर से एस मतलब साइड बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये कॉमन साइड है, ये दोनों त्रिभुज के लिए ये ईडी साइड ईडी भुजा कॉमन है, मतलब साइड भी बराबर हो गया। मतलब देखो संगत भुजा बराबर होना चाहिए यानी संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर हम ऐसे लिखे। देखो यहाँ पहले देखो यहाँ पर हियर एस यानी कि साइड, तो यहाँ पर ये पीई साइड, देखो इस ट्रायंगल में पीई साइड के संगत, देखो दूसरे त्रिभुज में साइड ये क्यूई है, क्यूई। देखो इस त्रिभुज में त्रिभुज पीईडी में ये पीई साइड है और इस त्रिभुज में त्रिभुज EQD में ये QE, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजाएं हैं जो बराबर है, इक्वल है। आगे बीच में देखो एंगल बीच में आएगा, मिड में एंगल आएगा तो एंगल बराबर होना चाहिए। तो एंगल यहाँ पर ये PED है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में QED है, मतलब E ही है। देखो ये E है, ई के संगत ई है, ई के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, मतलब दूसरे स्थान पर यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर ई है। यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर ई है तो यहाँ पर भी दूसरी पोजीशन पर ई, मतलब ई के संगत ई है, मतलब ई एंगल बराबर है। और लास्ट में फिर से साइड, मतलब साइड ईडी, तो इसमें यहाँ पर भी डी आएगा, यहाँ पर भी डी आएगा। ईडी दोनों में बराबर आएगा, ईडी मतलब ईडी के संगत ईडी संगत, इसमें ईडी इसमें भी ईडी, संगत साइड बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो देखो इस संगत के अकॉर्डिंग, इस संगतता के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। फिर से इस संगतता के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होगा, सर्वांग सम होगा, एकरूप होगा। तो मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर संगत कोण बराबर होगा, P एंड Q बराबर होगा। इसमें P यानी ये एंगल और इसमें Q मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा। आगे दूसरी बात इसमें ई एंगल इसमें भी एंगल, ये दोनों में बराबर है, 90 का है। आगे लास्ट में डी एंगल बराबर है। देखो
इस त्रिभुज का ये डी एंगल, ये इतना डी एंगल यानी पी डी ई, ये डी एंगल और इस त्रिभुज में डी एंगल मतलब ई डी क्यू, ये डी एंगल बराबर होगा, ये जितना होगा उतना ही होगा, डी एंगल बराबर दोनों त्रिभुज में। अब देखो यहाँ पर ये 45 है, इसमें का डी एंगल 45 का, तो इसमें का भी डी एंगल 45 का ही होगा, 45 का ही होगा, इसमें 45 का है। ये तो हमारा आंसर निकल गया। पर यहाँ पर हम साइड्स के बारे में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये संगतता के लिए ये दो, देखो ये नॉलेज के लिए ये संगतता के, देखो ये संगतता का चिन्ह, ये संगतता का चिन्ह, ये देखो इस संगतता के लिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। देखो ये PE and QE बराबर होगा, PE and QE बराबर है। आगे ED and ED दोनों में बराबर है, कॉमन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में PD यानी PD ये भुजा और लास्ट में QD मतलब ये भुजा, ये दोनों साइड भी बराबर ही होगा। ये PD यानी ये QD ये दो साइड भी बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा, तो हमें निकालना था ये पूरा एंगल, मतलब एंगल PD यानी QDP। तो स्पष्ट बात है कि 45 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर 90 होगा, 90 होगा, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, AB किसी वृत्त का एनी सर्कल का व्यास है, डायमीटर है और केंद्र O सेंटर O वृत्त की जीवा CD है, कोण CD है। यदि एंगल BOC 120 हो तो 120 है तो एंगल ADC क्या होगा, 42 30 60 एंगल। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, एक हमें सर्कल खींचना है, वृत्त ड्रॉ करना है, सर्कल खींचना है, वृत्त ड्रॉ करना है और इसका केंद्र यानी सेंटर O है, सेंटर यानी केंद्र O है, सेंटर यानी केंद्र O। देखो ये O दिया है। अब यहाँ पर AB वृत्त का व्यास है यानी कि डायामीटर, तो यहाँ पर देखो ये AB हमारा व्यास हो गया, डायामीटर हो गया, AB हमारा व्यास हो गया, डायामीटर हो गया। अब आगे दूसरा एक जीवा भी लेना है, कोण भी लेना है, कोण CD। देखो ये हो गया हमारा जीवा CD, कोण CD। आगे दूसरा BOC यानी BOC यानी ये एंगल 120 का, देखो एंगल BOC यानी ये एंगल 120 का है। तो आगे हमें पूछा कि एंगल ADC यानी A and D को जोड़ना है, ये एंगल कितना होगा वो निकालना है। एंगल ADC ये एंगल हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर हियर सबसे यहाँ पर ये एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि एक लाइन के तरफ का पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 180 का होता है, 180 का होता है। देन ये इतना 120 है तो इधर वाला ये एंगल 60 का होगा, 60 का होगा। एंगल AOC 60 का होगा, 60 का, तभी ये 120 और 60 पूरा ये एंगल 180 का होगा। अब यहाँ पर इस डायग्राम में हम ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पर ये चाप AC जो है, आर्क AC जो है, ये चाप AC जो है, आर्क AC जो है, देखो यहाँ पर एक केंद्र पर एंगल बना रहा है और यही का यही चाप
ये परिधि के ऊपर भी बना। किसी का ये कॉमन चाप केंद्र पर भी एंगल बना रहा है और परिधि के ऊपर भी एंगल बना। देखो ये चाप ए से ये केंद्र पर 60 का कोण बना रहा है और यही चाप ये परिधि के ऊपर यानी वृत्त के ऊपर ये डी एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगता है कि केंद्र पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है, मतलब ये वाला आधा होता है। तो यहाँ पर ये 60 है तो ये 30 का होगा, 30 का होगा। एक ही चाप केंद्र पर जो एंगल बनाता है वो डबल होता है, दुगना होता है। किससे? सर्कल वाले से यानी परिधि वाले से, सरकमफेरेंस वाले से। मतलब ये 60 है तो ये 30 होगा, आधा होगा। मतलब यदि यहाँ पर 30 होता है ये डबल यहाँ पर 60 होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर एंगल एडी से ए सी चाहे कहे सी डी ए 30 होगा, 30 होगा। यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े वृत्त की दो जीवाएं बिग सर्कल की टू कॉर्ड्स ए बी और ए सी छोटे वृत्त का स्मॉल सर्कल को जिसका वोश केंद्र सेंटर समान इक्वल है एक्स और वाई पर स्पर्श करती है, टच करते तो एक्स वाई का लेंथ क्या होगा? बी सी 1/2 बी सी 1/3 बी सी एंड 1/4 बी सी, 1/4 ऑफ बी सी। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये हमें दो सर्कल खींचना है, एक बड़ा और एक छोटा, एक बिग एंड एक स्मॉल। अब दोनों का केंद्र समान है, सेंटर ओ है, दोनों का इक्वल सेंटर है, समान केंद्र, और इसको नाम हम ओ देते, इसका नाम हमने ओ दिया, नेम ओ दिया। अब यहाँ पर बोला है कि देखो यहाँ पर हम पहले डायाग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर डायाग्राम ऐसा बनेगा, 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 ऐसा बनेगा। तो डायग्राम यहाँ पर ऐसा बनेगा, ऐसा बनता है। देखो 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 यहाँ पर देखो बोला है कि बड़े वृत्त की दो जीवा ए बी एंड ए सी है। बिग सर्कल का टू कोण हमें लेना। देखो पहला कोण ये ए बी हो गया और दूसरा कोण ये ए सी हो गया। देखो देखो ये बड़ा सर्कल है तो इसका ये एक जीवा ए बी है और दूसरा जीवा ये ए सी। देखो यदि सर्कल के ऊपर के हम दो पॉइंट को जोड़ते हैं, जो लाइन बनता है उसको ही हम जीवा बोलते हैं, कोण। यहाँ पर ये ए बी बड़े वृत्त का जीवा है, सिमिलरली ए सी भी ये बड़े वृत्त का जीवा है। और हमें ये दो जीवा ऐसा लेना था जिससे सोदेट सज्ज, जिससे सोदेट सज्ज। देखो यहाँ पर ये छोटे वृत्त को x और y पर टच कर, देखो ये यहाँ पर x पर टच करेगा और यहाँ पर y पर टच करेगा।
देखो ये जीवा ये छोटे सर्कल को देखो यहाँ पर एक्स पर टच करना चाहिए और ये दूसरा जीवा यहाँ पर वाई पर टच करना चाहिए। देखो यहाँ पर वाई पर टच करेगा और यहाँ पर एक्स पर टच करेगा। इस टचिंग पॉइंट का नेम हमने एक्स दिया और इस टचिंग पॉइंट का नेम हमने वाई दिया। छोटे सर्कल ऑन स्मॉल सर्कल, ऑन स्मॉल सर्कल, ऑन स्मॉल सर्कल। तो अब यहाँ पर हमें पूछा है कि ये एक्स वाई क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा वो निकाल। मैं यहाँ पर हमने एक्स एंड वाई को जोड़ दिया था और यहाँ पर हम BC को बी एंड सी को भी ज्वाइन कर दिया था। टोटल ऐसा डायग्राम यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है एक्स वाई। देखो ये एक्स वाई ऐसे सीधा सीधा यहाँ पर नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पर पहली बात देखो 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 हम क्या करते हैं, ये O एंड ये X को ज्वाइंट करते हैं, ये O एंड X को ज्वाइंट कर जोड़ते हैं। यानी ये क्या होगा, ये OX क्या होगा, ये त्रिज्या होगा, रेडियस होगा किसका, ये छोटे सर्कल का, स्मॉल सर्कल का। फिर से एक बार, यदि हमने ये सेंटर को X के साथ मिलाया, मतलब O को हमने X के साथ, देखो ये साइड पर है, ये एक्स वाई लाइन इधर है साइड पर, ये अलग बात है। देखो ये इधर है, वो तो इधर रह गया। ये OX यहाँ पर त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। अब हमें पता है कि जो त्रिज्या होता है वो स्पर्शक के साथ 90 का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। फिर से, जो त्रिज्या होता है वो स्पर्शक के साथ, टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। अब यहाँ पर मेन बात, ये AB जो है, देखो AB जो है ये लाइन है, तो छोटे सर्कल के लिए यहाँ पर स्पर्शक है, परंतु ये AB बड़े सर्कल के लिए यानी बिग सर्कल के लिए जीवा है, कोड है। तो यहाँ पर हमें अल्सो नो है कि अल्सो पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी 90 का एंगल जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब जितना x होगा उतना x भी होगा, जितना x होगा उतना x भी होगा। फिर से एक बार, यदि हम जीवा के ऊपर केंद्र, देखो केंद्र दोनों के लिए समान है, दोनों वृत्त के लिए समान है और ये जीवा है बड़ी वृत्त के, तो इस पर हम ये केंद्र से लंब डाला है, 90 एंगल बना, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, ये AB को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, मतलब दोनों टुकड़ा बराबर होगा, मतलब x बराबर x, ये दोनों इक्वल होगा। तो इसको हम देखो यहाँ पर एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अल्सो क्या होता है, देखो यहाँ पर ये हमारा छोटा सर्कल है और ये छोटे सर्कल के बाहर का ये एक बिंदु है, एक फिर से। अब यहाँ पर लगे कौन से, देखो यहाँ पर ये छोटा सर्कल है और ये छोटे सर्कल के बाहर में नहीं आउटर में ये एक बिंदु है, एक पॉइंट है। और देखो यहाँ पर इस बिंदु से हम ये सर्कल पर मैक्सिमम 2 स्पर्शक खींच सकते हैं, ट्रू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये पहला टेंजेंट, देखो ये x हो गया और दूसरा AY हो गया। फिर से कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर में कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से हम सर्कल के ऊपर मैक्सिमम 2 स्पर्शक खींच सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये x टेंजेंट है और AY भी टेंजेंट है, x स्पर्शक है और AY भी स्पर्शक है। देखो यहाँ पर देखो ये देखो ये सर्कल को x पर छू रहा है और ये सर्कल को यहाँ पर y पर छू रहा है। इन शॉर्ट देखो ये टुकड़े को नहीं देखना है, देखो यहाँ से हमने इस सर्कल पर स्पर्शक किया है, मतलब जहां पर ये लाइन टच करता है उतना ही लेंथ कहलाता है, उतना ही स्पर्शक का लेंथ कहलाता है, उतना ही लंबाई कहलाता है, मतलब ये x लंबाई होता है। देखो इस बिंदु से हमने इस सर्कल पर स्पर्शक डाला तो इसका लंबाई x ही होगा, ये पूरा नहीं होता है,
टचिंग पॉइंट तक ही जाना होता है, मतलब ये एक्स लंबाई हो गया, सिमिलरली यहाँ पर भी ए वाई लंबाई हो गया। ऑल्सो ये दोनों लंबाई इक्वल होता है, दोनों का दोनों लेंथ इक्वल होता है, मतलब जितना एक्स होगा उतना ही ए वाई होगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब मैंने बात जो कार्य हमने इधर किया ऐसा ये लंब वाला, ये समान कार्य हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी कि ये y से भी इसके बराबर ही हो गया। फिर से यदि हमने ये कार्य किया, ये कार्य सिमिलर यहाँ पर हम करेंगे तो ये साइड जितना हुआ उतना ही ये साइड आ जाएगा। इन शॉर्ट ये चारों का चारों टुकड़ा यहाँ पर इक्वल आएगा, बराबर होगा, ऐसा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट बोलता है। ये चारों पार्ट बराबर होगा, यानी x बराबर x भी बराबर ए वाई बराबर y से होगा। अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। देखो 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 ऐसा आपने ट्रायंगल देखा ही होगा। देखो ये ट्रायंगल हमारा, देखो इसको हम सीधा करके लिखते हैं, सीधा करके ड्रॉ कर, देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है। अब यहाँ पर ये एक्स क्या है, ये एक्स एबी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। देखो ये जो एक्स है ये एबी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। देखो ये दो टुकड़ा, ये देखो ये टुकड़ा बराबर, ये पार्ट बराबर, ये क्या हो गया, एक्स यहाँ पर मध्य बिंदु हो गया, एक्स यहाँ पर एबी का मध्य। सिमिलरली ये टुकड़ा बराबर, ये वाई इसका एसी का मध्य बिंदु, ये वाई एसी का मिड पॉइंट। अब यहाँ पर हमने एक्स एंड वाई को जोड़ा, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये लाइन बनता है वो थर्ड साइड का आधा होता है, हाफ होता है, मतलब ये BC एक्स वाई बराबर BC बाई 2 होता है। ये लाइन बनता है वो थर्ड साइड में BC का आधा होता है, हाफ होता है, मतलब यहाँ पे देखो ये एक्स वाई, देखो ये एक्स वाई BC का आधा होगा, ये एक्स वाई BC का आधा होगा, ये एक्स वाई BC का आधा होगा। नहीं देखो यहाँ पर हमें पूछा था कि एक्स वाई बराबर क्या होगा, एक्स वाई BC का आधा होगा, मतलब 1/2 BC होगा, 1/2 BC होगा, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, एबीसी किसी वृत्त में एनी सर्कल में अंकित यानी कि ड्रॉ किया हुआ समद्वि बने आइसोसेलेस त्रिकोण यानी त्रिभुज ट्रायंगल, यदि AB बराबर AC बराबर 12√5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या का सर्कल का रेडियस क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, 15, 12 और 14। देखो सबसे यहाँ पर ये हमें सर्कल खींचना है, वृत्त ड्रॉ करना है, सर्कल खींचना है, वृत्त ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा सर्कल, देखो ये हो गया हमारा सर्कल वृत्त। अब इसमें हमें ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है।
इसमें ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। देखो एक सर्कल लेना है और सर्कल में एक त्रिभुज बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। देखो ये ऐसा त्रिभुज बने, सर्कल के अंदर ऐसा टच करते हुए, सर्कल को टच करते हुए त्रिभुज बनाना है। ये तीनों शीर्ष सर्कल के ऊपर आएगा। ये तीनों शीर्ष, तीनों के तीनों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आएगा, सर्कल के ऊपर आएगा। देखो ये वृत्त के ऊपर आएगा। देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष ये सर्कल के ऊपर लेना है, ये वृत्त के ऊपर लेना है। मतलब सर्कल के अंदर हमें त्रिभुज लेना है, ट्रायंगल लेना है। तो ऐसा बेसिकली आएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज का नाम ABC है, ABC है। आगे दूसरा देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, ये समद्वि बाहु है, ये त्रिभुज समद्वि बाहु है, आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड बराबर है। तो देखो यहाँ पर कैश में दे दिया है, ये AB एंड AC बराबर है, ये AB एंड AC बराबर है, और इसका लेंथ ये 12√5 ये 12√5 ये दोनों साइड बराबर है। और यहाँ तीसरा साइड BC, ये BC का लेंथ 24 है, 24, ये BC का लेंथ 24 का है, 24 का है। तो आगे हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्त का हमें त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना। देखो पहली बात यहाँ पर हियर हम क्या करते, देखो ये दो साइड बराबर है, इसलिए हम ये ए से हम इस थर्ड साइड पर हम लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। फिर से हमें पता है कि ये दो साइड बराबर है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये थर्ड साइड पर हम लंब खींचते हैं, मतलब इसके साथ 90 का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये क्या करेगा, ये इसको BC को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब सपोज यहाँ पर नाम हमने H दिया, BH बराबर H होगा, मतलब ये पूरा 24 है, तो ये 12 में बट जाएगा। BH भी 12 होगा, H भी 12 होगा। किसी पर यहाँ पर दो साइड बराबर था, तीसरी जब हमने लंब डाला तो ये लंब बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये पूरा 24 था, तो 12 में बट जाएगा। अब देखो ये देखो त्रिज्या कब निकलेगा, जब ये सर्कल का हम सेंटर लेंगे तब, केंद्र लेंगे तब। मतलब अब हमें सेंटर लेना पड़ेगा, केंद्र लेना पड़ेगा। देन इस सर्कल का केंद्र यानी कि सेंटर, देखो इस लाइन पर ही लेना पड़ेगा, ये लंब पर ही लेना पड़ेगा, मतलब लंब पर ही आए, ऐसा हमें सेट करना पड़ेगा। फिर से अब हमें केंद्र लेना है, ये तो निश्चित है, पर हमें केंद्र ऐसे लेना है जो ये लंब पर ही आए। मतलब हमें पहले से ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना था जिससे ये जो केंद्र है वो ये लंब के ऊपर ही आए, मतलब यहाँ कहीं पर आए, जिससे हम रेडियस त्रिज्या निकाल पाए। तो मतलब कई सारी थोड़ी सी चीजें पहले से फिक्स होती है, थोड़ी सी चीजें पहले से फिक्स हुई रहती तो अभी आंसर निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। थोड़ी सी चीजें फिक्स रहती, वो आपने सही से ली तभी आंसर निकलेगा, अदरवाइज आंसर निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने सेंटर ओ लिया, इसका नाम हमने ओ दिया। अब यहाँ पर देखो हम ये ONC को मिलाते हैं, देन ये OC क्या होगा, त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। ये सर्कल का ये OC रेडियस हो जाएगा त्रिज्या का। सिमिलरली यहाँ पर ये OA भी क्या है, त्रिज्या ही है, रेडियस।
स्मॉल आर रेडियस त्रिज्या, ओए भी त्रिज्या है, ओसी भी त्रिज्या, रेडियस है। हमें ये आर का वैल्यू निकालना है। कैसे निकले? वो सीधे सीधे निकलेगा नहीं। पहले देखो यहाँ पर देखो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल के शेप पर देखो यहाँ पर ये OHC जिसमें ये एक एंगल 90 का है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें यदि हमें ये साइड पर लेते हैं ये OH पता चल जाए, देन यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाएंगे, ये तो ये OC निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। फिर से ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 के सामने एक कर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये साइड में पता है HC पता है 12 है, यानी कि यदि OH ये साइड निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब हमें OH निकालना है, पर ये OH यहाँ पर सीधे सीधे निकलेगा नहीं। उसके लिए देखो यहाँ पर हमें ये पूरी साइड का यूज करना पड़ेगा, मतलब एज का यूज करना पड़ेगा, मतलब ये इधर वाले समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये ट्रायंगल में ये 90 का एंगल है, मतलब सामने वाली भुजा ये BA क्या है, यहाँ पर कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो इसमें हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। देन पाइथागोरस ये बोलते हैं कर्ण का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग, यानी कि 12√5 का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के, मतलब ये एच एंड ये BH मतलब 12, 12 के वर्ग के योग बराबर ही होता है। किसे? पाइथागोरस ये बोलते हैं समकोण त्रिभुज में 90 वाले सामने देखो 90 के सामने वाले भुजा का वर्ग यानी कि 12 वर्गमूल 5 का वर्ग बाकी की टू साइड्स के, मतलब ये AH एंड ये BH मतलब 12 BH मतलब 12, यहाँ पर AH का A वर्ग के योग के बराबर होता है, स्क्वायर के एडिशन इक्वल होता है। ये हमें इक्वेशन मिलेगा पाइथागोरस के हिसाब से। तो इसको हमें सॉल्व करना है और ये एच निकल यानी ये OH भी निकल जाएगा। तो आगे देखो यहाँ पर ये 12 का वर्ग 144 होता है, बीच में गुणा वर्गमूल 5 का वर्ग ये 5 ही होगा, आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये h का वर्ग ऐसे केस रहेगा, आगे प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। तो आगे ध्यान पर देखो यहाँ पर 144 गुणा 5 माइनस 144 बराबर h का वर्ग होगा। देखो ये 144 गुणा 5 माइनस 144 बराबर h का वर्ग होगा। अब यहाँ पर इधर वर्ग घटा तो इधर वर्गमूल लगेगा पूरे के ऊपर। तो आगे ध्यान पर देखो यहाँ पर ये 144 है, मतलब यहाँ पर ये एक बार 144 है। देन यहाँ पर ये 5 बार 144 में से एक बार 144 घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास 4 बार 144 बचेगा। फिर से वर्गमूल का वर्गमूल, ये 5 बार 144 में से ये एक बार 144 घटेगा, तो हमारे पास 4 बार 144 बचेगा। 4 को इधर लिखो एक ही बात होता है, ये आएगा। तो ये बराबर इक्वल ये एच होगा। आगे थर्ड 4 का वर्गमूल 2, 144 का वर्गमूल 12 बराबर ये एच होगा। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है, 24 होता है, मतलब ये एच यानी कि पूरा लेंथ 24 का होगा, 24 सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। अब हमें निकालना है OH। तो देखो यहाँ पर AO R है स्मॉल r है, तो यहाँ पर ये 24 में से हमें r घटाना है, मतलब 24 माइनस r ये OH होगा, 24 माइनस r ये OH के बराबर कैसे कर
देखो ये पूरा साइड यानी h बराबर 24 आता है और ये AO R है तो ये कितना होगा OH कितना होगा ये OH 24 माइनस R होगा 24 माइनस R होगा। अब इस ट्रायंगल में ये भी पता है ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस लगेगा, अगेन पाइथागोरस लगेगा। तो देखो यहां पर फिर से इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OH में 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग मतलब यहाँ पे R का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजा के मतलब ये भुजा मतलब ये 24 माइनस R एंड ये 12 के वर्ग के स्क्वायर के योग बराबर होगा। तो आगे इसको हमें सॉल्व करना है। देन बराबर इक्वल आर स्क्वायर बराबर इक्वल यहाँ पर इसका विस्तार करना पड़ेगा। यहाँ पर 24 का वर्ग 576 होता है, आगे माइनस 24 नहीं 48 आएगा 48 आएगा। ये तो आपको आता है लास्ट में प्लस आर का वर्ग आएगा और यहाँ पर 12 का वर्ग 144 होता है। देखो यहाँ पर हमने इसका एक्सपेंशन किया 24 का वर्ग 576 और आगे माइनस 2 गुना 24 48 और आर का 48 गुना आर गया और लास्ट में प्लस आर का वर्ग आएगा और प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। तो ऐसा आएगा। तो आगे देखो यहाँ पर आगे ध्यान पर ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ये प्लस आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर होगा। आगे ये माइनस 48 आर इधर आएगा तो प्लस 48 आर होगा बराबर इधर ये 576 एंड 144 बच गया। तो इसका हमें योग करना है कितना होगा। देखो यहाँ पर यहाँ पर से 4 10 शून्य नीचे आएगा 1 हासिल होगा। देखो आगे 7 4 11 11 और 1 12 मतलब 2 नीचे आएगा 1 हासिल होगा। लास्ट में 5 और 1 6 और 1 7 यानी 7 आएगा यहाँ पर मतलब 576 प्लस 144 720 होगा 720 होगा। आगे थर्ड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा शून्य हो जाएगा। लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा प्लस 48 आर मतलब 48 आर हमारे पास बचा है। यानी आर बराबर 720 बट्टा 48 होगा। ये आर बराबर 720 बट्टा ये 48 होगा। देन ये 720 में ये 720 में ये 48 यानी 48 है 15 बार में भाग लगता है 15 टाइम्स में डिवाइड होता है मतलब आर बराबर 15 होगा 15 होगा आर बराबर 15 होगा 15 और सेंटीमीटर लगेगा। इक्का यानी कि यूनिट सेंटीमीटर लगेगा। मतलब इस सर्कल का रेडियस यानी कि त्रिज्या रेडियस यानी त्रिज्या आर बराबर R = 15 सेंटीमीटर होगा 15 सेंटीमीटर यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।